सीरीज। तो जो जितने भी धातु होते हैं वो एक ही तरह के नहीं होते हैं। अगर जो हम किसी भी धातु की बात कर लें या कोई भी होता है, तो अगर जो विस्थापन अपक्रिया में इसका ज़्यादा जरूरत पड़ता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी और फिर रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है कौन कितना ज़्यादा क्रियाशील है, अब क्रियाशील यौगिक है यानी जो तत्व है। तो उसमें क्या होता है कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही जल्दी अभिक्रिया करना शुरू कर देता है, यानी क्रिया करना शुरू कर देता है, रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो अगर जो हम उसे किसी के साथ भी रिएक्ट कराएंगे, पानी के साथ यानी रिएक्ट विथ वाटर, या फिर ऑक्साइड बनवाएंगे रिएक्ट विथ ऑक्साइड, तो क्या होता है कि उसमें कोई भी धातु है तो उसमें कौन कितना धीरे कार्य करता है और कौन कितना स्पीड कार्य करता है। तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज यानी रिएक्टिवता, सक्रियता। तो जैसे अगर जो हम मान लें कि पोटेशियम जिसका नाम है लैटिन भाषा में कैलियम नाम है, तो अगर जो हम इसे मान ले तो ये अगर जो अपने से नीचे वाले को, अब इसके नीचे अगर जो हम मान ले सोडियम है, नाइट्रियम, लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहा जाता है, तो अगर जो ये पोटेशियम है तो ये पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है। यानी जैसे अब यहां पर मान लें तो यहां पर जो ये NaCl है, NaCl में से यानी जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम को हटा देगा ये पोटेशियम, तब ये क्या होगा, तब ये यहां पर बना लेगा KCl। अब अगर जो यही, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पोटेशियम था वो सोडियम से ऊपर है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से ज्यादा सक्रिय है, तो इसलिए सोडियम को हटा दिया ना, नहीं तो उसे वो नहीं हटा पा सकता था, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता था। क्योंकि इसमें जो सक्रियता होती है, रिएक्टिवता देखी जाती है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके रिएक्टिवता के अनुसार होता है। कोई भी अपक्रिया है, कोई भी रिएक्शन है, लेकिन ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, विस्थापन अभिक्रिया में इसका ज्यादा जरूरत होता है। क्योंकि अभी अगर जो हम मान लेते यहां पर NaCl था और यहां पर पोटेशियम था, तो अगर जो हम इसकी जगह यहां पर धर देते H2, तो अब क्या होगा बच्चों बताओ, जिन्हें मालूम है वो कमेंट कर दें, और जिन्हें नहीं मालूम है मैं अभी आपको बता रहा हूं कि क्या होगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो कमेंट कर दें, और जिन्हें ये मालूम भी है वो बता दें कि ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूं कि जो यहां पर होगा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो ये क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो सोडियम क्लोराइड के साथ में जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इनकी एक रासायनिक पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज भी जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी,
तो इनकी एक सीरीज बन जाती है पूरी की पूरी। अभी मैं आपको बता रहा हूं सीरीज। ये है पूरी की पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये किस क्रम में है? ये बढ़ते से घटते क्रम में है। ये एक बढ़ते से घटते क्रम में है। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम ये रिएक्टिव है, उससे कम ये रिएक्टिव है, फिर उससे कम ये रिएक्टिव है, फिर उससे कम ये रिएक्टिव है। तो इनकी एक बन जाती है श्रेणी, जिन्हें हम कहते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी, या फिर जो होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें, ताकि हम और इसको याद भी कर लें। अभी मैं बता रहा हूं इसको याद करने के तरीके, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। चलो जल्दी से लाइक कर दो, फिर मैं बताना शुरू कर दूं। जल्द से जल्द लाइक करो जल्दी से जल्द। जो नए हो सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, ताकि हम फट दे आगे बढ़े। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर देना। तो इनकी सीरीज कुछ इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं। यहां पर क्या है? यह है पोटेशियम। इनका नाम याद कर लो सबसे पहले इनके नाम देख लो। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो साथ में, ताकि मैं इसको आपको याद करने की तरीका बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए मैं इसको याद करने के तरीके बता रहा हूं। पढ़ा दे। अब इसको हम याद करेंगे इस तरीके से। कल्लू ने कार मांगी, अल्टो जिंक फरारी, अल्टो जिंक फरारी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, फिर HG, AG, AU। अब यहां पर देख लो कल्लू ने, तो उसमें क्या था? सबसे ऊपर क्या था? के था ना, तो के से कल्लू, और उसके नीचे सोडियम यानी Na। तो ये हो गया कल्लू ने। और यहां पर फिर कार मांगी, अल्टो जिंक
फरारी, तो फिर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। देख ले बच्चे, ये इसी तरह से रहेगा, ये सबसे ऊपर, फिर ऐसे ऐसे। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कल्लू ने कार मांगी, L2 जिंक फरारी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, HGAGAU। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब फिर बात करते हैं हम अधातुओं की। अधातुओं की, नॉन मेटल्स की। बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की, अधातुओं की। तो जितने भी अधातु होते हैं वो अपने को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी जो दूसरे से होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खुद लेते हैं। तो उन पर एक माइनस चार्ज लग जाता है, ऋणायन होते हुए। तो जब वो ऋणायन हो जाते हैं तो उन पर माइनस चार्ज आता है, तो वो हो जाते हैं अधातु। अधातुओं में क्या होता है कि वो क्या दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं। धातु में क्या हो रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे और अधातु ले रहे थे। तो यहां पर अधातु ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन और धातु दे रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धातु और जो लेगा वो हो गया अधातु। जो देगा वो धातु, जो लेगा वो अधातु। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर जो हम सिंपल से मान लें ये क्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी मान सकते हैं आप, उनको मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं। तो यहां पर हम किसी को भी मान सकते हैं। सल्फर मान लेते हैं, सल्फर। सल्फर कितने नंबर पर है? 16 नंबर पर। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, और ये फिर 3s2। तो यहां पर कितने हो गए? 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, और यहां पर 3p4। 2, 4, 6, 4, 10, 10, 4, 14, 2, 16। अब यहां पर पी वाला ब्लॉक, पी वाले ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 6 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इसे पूरा कितना करना है? 8। तो यहां पर ये कितना है? 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 + 4 6। पूरे कितने करने हैं? 8। तो क्या ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि इसे चाहिए कितना? 2, और इसके पास है कितना? 6। नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास कितना ज्यादा है, उसके चाहिए कितना? कम चाहिए। उसको जब उसके पास जितना है तो उससे कम चाहिए, तो ये दूसरे से ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बराबर कितना हो गया? 8। और यहां पर कितने का माइनस चार्ज आ गया? 2 माइनस चार्ज। तो अब इसके साथ में, अब इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब जब ये किसी के साथ अगर जो जुड़ना चाहेगा, कोई इसके साथ जुड़ना चाहेगा, तो उसके पास जब भैया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो उसको दे देगा और उसके साथ वो रह जाएगा। तो अगर जो हम मान लें आयरन को, आयरन Fe 26 नंबर पर है, 26 नंबर।
तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ज्यादा प्लस चार्ज में, इसके पास ज्यादा है, और इसको भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तभी ये अक्रिय बन पाएगा। तो ये सल्फर भैया पहुंच गया आयरन के पास में, और वो दोनों मिल गए। तो अब क्या होगा, अब ये बन गया फेरस सल्फेट। तो कैसे बना, यहां पर जब एक ने दिया तो दूसरे ने लिया, और जब ये टूटेंगे जब ये मतलब एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो ये दिखा देंगे कि हम पर कितना रुपया है, तुमने हमको कितना उधार दिया था, हट बे, ऐसा बता देंगे। साले भिखारी, मैंने तुझको 2 रुपये दिए थे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो ये भी क्या करेगा, और ऐसा होता भी है कि जब इनको अलग कराया जाता है तो इनमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे आयरन, जब ये अलग होंगे तो आयरन क्या बोलेगा, क्या बे सल्फर, मैंने तुझको 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, साले आज तू हमसे अलग भाग रहा, चल भाग भिखारी, हटा देगा, और उसको ये अलग हो जाएगा, ये भैया फिर माइनस चार्ज में और ये प्लस चार्ज में। लेने उधार लिया इसने तो उसको पूरे गांव में हल्ला कर दिया, साले को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, अधातुओं की। तो जितने भी अधातु होते हैं तो सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं। ऑल एनी नॉन मेटल्स सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन अब भैया यहां पर आपको एक अपवाद मिलेगा, एक्सेप्शन, क्योंकि जो ब्रोमीन है 35 नंबर पर है तो वो द्रव अवस्था में होती है। अपवाद में ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में होती है। अब फिर इनमें जो होता है नॉन मेटल्स में होता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक, यानी ये गल कब जाएंगे और बर्फ कब बन जाएंगे, तो इनका निम्न होता है, निम्न से भी कम गलनांक और क्वथनांक। लेकिन यहां पर भी भैया एक्सेप्शन है, अपवाद, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन और सिलिकॉन को गलनांक और क्वथनांक के लिए उच्च मात्रा में करना पड़ेगा। गलनांक के लिए उच्च ताप और क्वथनांक के लिए यानी बर्फ बनाने के लिए उच्च ठंडी देनी पड़ेगी। तो ये होते हैं। और फिर इसमें बात आती है कि कुछ मेटल होते हैं जो एक कठोर अवस्था में होते हैं, लेकिन उनके अंदर आघात वर्धता तन्यता ये बिल्कुल नहीं होती है, ये इसमें बिल्कुल नहीं होती है। आप अगर जो सल्फर फास्फोरस किसी को भी ले सकते हैं तो इनमें तन्यता और आघात वर्धता नहीं होती है। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक और एनर्जी यानी पावर ऊष्मा तो इनमें नहीं प्रभावित होती है। लेकिन यहां पर तो आपको अपवाद मिलेगा। यहां पर अपवाद में मिलेगा आपको ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, ऊष्मा का भी वो अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट और सभी अधातुएं जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं,
लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा एक्सेप्शन, क्योंकि जो आयोडीन है तो वो चमकदार है, और हीरा, डायमंड, डायमंड भी बहुत चमकदार है, जो कि हाई एक अधातु कार्बन का बना होता है। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि इनमें ये कठोर नहीं होते हैं, ये टूट जाते हैं इन पर जरा सा आघात करने पर। लेकिन यहाँ पर तो आपको खुद एक डायमंड ही बहुत बड़ा खड़ा है एक्सेप्शन। अब तक के ज्ञात, यानी अब तक के जितने भी पदार्थ ज्ञात हैं उनमें से सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, हीरा लाल, पन्ना लाल, ये है सबसे कठोर पदार्थ। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें। ये हो गए अपवाद। अब इनके भी तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ये अगर जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये ऑक्साइड बनाएंगे तो इनका नेचर एसिडिक होगा। क्योंकि अगर जो हम सिंपल से मान लें सल्फर को, इसने किया रिएक्ट इससे, तो ये हो जाएंगे, ये बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस पर जैसे ही पानी पड़ा, अब यहां पर देख लेते हैं SO2 + H2O, ये बन गया भैया H2SO4। बहुत ही हार्ड एसिड, बहुत ही हार्ड तेजाब, ये बन गया, ये बन गया H2SO4, बहुत ही हार्ड एसिड। क्यों? जो बैक्टीरिया में तजब्बा पड़ता है तो H2SO4 वही होता है। ठीक, तो और इन पर जितने भी अधातुएं होते हैं उन पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जो अधातुएं हैं तो अधातुओं से ही मिलकर बना होता है एसिड, अधातुओं से ही मिलकर बना होता है एसिड।